हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स 2025 के लेक्चर नंबर 10 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने लास्ट लेक्चर तक इनकम फ्रॉम सैलरी कवर कर लिया था। उसमें एक दो चीज़ें रह जा रही थी, जैसे ग्रेजुटी का कंप्यूटेशन, कैसे उसको कंप्यूट करना है, और ये सारी चीज़ें उसको हम लोग किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी क्यों शुरू करने जा रहे हैं? बिकॉज ITR 2 लॉन्च हो चुके हैं और उसमें हमें नीड होती है कि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करें। तो ये जो टाइम है, ITR 2 और 3 लॉन्च हो चुके हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, जिनके पास एक या एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, उनको इनकम कैसे दिखानी है, कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर से पता चलती हैं। तो ये जो नया इनकम टैक्स का बिल लॉन्च हुआ था, हम उसके हिसाब से इसको कवर कर रहे हैं। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कवर होता है, मतलब जो न्यू बिल में है, वो है क्लॉज 20 से 25। तो उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, और हम उसको कवर भी कर रहे थे अपनी जो हमारी बुक है इनकम टैक्स की, उससे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप भी इसकी कॉपी ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, कुछ लोगों की सर क्वेरी ये भी आ रही थी कि सर लेक्चर जो है आप मतलब बहुत डिले हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है ये है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का कोर्स। तो इसका हम सिर्फ स्टिक इस पे नहीं है कि जो इनकम टैक्स का बिल आया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल भी कवर कर रहे हैं। तो आप इसको समझिए। जैसे अभी मैंने वीडियो अपलोड किया था, ITR 2 लॉन्च हो चुके हैं, उसमें क्या चेंज होने वाला है। फिर मैंने अभी आपको वीडियो अपलोड किया था कि आपको जो ITR फाइल करना है तो उसमें फेक डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है। या इसी तरीके से इनकम टैक्स से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं ना सर, वो सारे के सारे वो इसी कोर्स के पार्ट हैं सर। ITR 2 कब लॉन्च हो रहे हैं, उसमें क्या चेंज हो रहा है, वो भी इनकम टैक्स कोर्स का पार्ट है। आपको फेक डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है, वो भी इसी का पार्ट है। ITR 1 कैसे फाइल करना है, इसका वीडियो आया था, वो भी इसी कोर्स का पार्ट है। तो सर इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो इसी कोर्स का पार्ट है। तो आप ये मत सोचिए कि सर ये इसका जो वीडियो है बहुत डिले हो रहा है। इसको मैं प्लेलिस्ट में इसलिए ऐड करता हूं कि आगे चलकर, आज से 6 महीने बाद, 1 साल के बाद कोई अगर इस वीडियो को देखे तो उसकी कॉन्टिन्यूटी वो जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसको मैं, इस जो प्लेलिस्ट है हमारी इनकम टैक्स का प्रैक्टिशनर कोर्स 2025, इसलिए हम उसमें प्लेलिस्ट में उसको ऐड नहीं करते हैं। बट वो सारे वीडियोस भी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स का ही पार्ट है। भाई ITR कैसे फाइल करना है, उसमें क्या चेंज हो रहा है, वो भी तो एक प्रैक्टिशनर का काम है। तो उसको भी आप लोग इस कोर्स का पार्ट मान के ही चलिए। उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड बस इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई कंटिन्यूटी ब्रेक हो। इसलिए मैं लेक्चर 8, 9, 10, 11 जब भी ऐसे बनाता हूं तो उसको मैं प्लेलिस्ट में डालता हूं और बाकी वीडियोस में अदर अपलोड करता हूं। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने वीडियोस आ चुके हैं और जो आगे आएंगे, जैसे अभी आज ITR 2 और 3 की ऑनलाइन फैसिलिटी आ चुकी है, फॉर्म 3CB 3CD लॉन्च हो चुके हैं, उसके ऊपर वीडियोस आएंगे। तो वो सारे के सारे वीडियोस इसी कोर्स का पार्ट होंगे। ठीक हो गया सर? तो एक कंफ्यूजन दूर हो गया। अच्छा सर, अब चलते हैं सबसे पहले क्लॉज 20, जो हमें बताता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक्चुअल में इस हेड में हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है और कैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करना है। हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी कवर करेंगे और थ्योरी भी कवर करेंगे। क्लॉज 20 जो है वो बेसिस ऑफ चार्ज है। कहता है कोई भी इनकम हो रही है बिल्डिंग से या फिर लैंड से, या फिर अपर टेनेंट डेयर टू, मतलब उसका कोई पार्ट है। आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, या उसका कोई पार्ट है, उससे जो भी आपको इनकम होगी वो किस हेड में जाएगी? वो जाएगी सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगली कंडीशन है कि दैट यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है, आपके हाथ में कोई इनकम किसी प्रॉपर्टी से तभी टैक्सेबल होगी जब आप उसके ओनर हैं। अगर आप किराएदार हैं, आपकी वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो फिर इनकम टैक्सेबल भी नहीं होगी। दूसरा क्लॉज 20 हमें बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है आपके पास और जो आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए, उसको भी, उससे भी जो भी इनकम होगी ना, वो PGBP में जाएगी, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, ठीक है। क्लॉज 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि एनुअल लेटिंग वैल्यू, मतलब एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है किसी प्रॉपर्टी की। देखिए फ्रेंड्स,
जितने भी हेड हैं इनकम के, चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो, कैपिटल गेन हो, पीजीबीपी हो, अदर सोर्स हो, उन सब में सबसे इजी है हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज इसको कैलकुलेट करने का एक सेट फॉर्मेट है। आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज को उठाना है और उस जो भी उसका फॉर्मेट है उसमें पुट करना है और आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है। अच्छा सर, कैसे कैलकुलेट करना है, आइए वो आपको बताता हूं। सिंपल है, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 5 जितनी भी हैं, सबकी आपको एनुअल वैल्यू निकालनी है, उसको लिख लेना है। ठीक है, एनुअल वैल्यू। उस एनुअल वैल्यू में से आपको म्युनिसिपल टैक्स को लेस करना है। जैसे ही आप म्युनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे, आपकी एनएवी आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। उसमें से आपको दो चीजें लेस करनी है, बहुत सिंपल है। जो आपकी एनएवी आई है ना, उसका 30%, जैसे मान लीजिए ये 1 लाख रुपए आती है तो उसका 30% 30,000, जितनी भी एनएवी आएगी उसका 30% निकालिए, वो लेस कर दीजिए। और अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन चल रहा है तो वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपको लेस करना है। कोई लोन नहीं चल रहा है तो कुछ भी लेस नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में जो फिगर आएगी वो आपकी हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये आप ले जाके अपने आईटीआर में शो कर दोगे, बस हो गया। ये है पूरा हाउस प्रॉपर्टी, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके पीछे थ्योरी काम करती है, वो समझिए। सर आपने कहा कि एनुअल वैल्यू निकालनी है हमें प्रॉपर्टी की, वो कैसे निकालेंगे, उसका देखिए फॉर्मूला क्या है, हायर ऑफ, मतलब दोनों में से जो हायर होगी वो बन जाएगी एनुअल वैल्यू। कैसे सर, एक्सपेक्टेड मार्केट रेंट, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उसका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 10,000 आ सकता है, 20,000 आ सकता है वो, और एक्चुअल रेंट जितना आपको मिल रहा है, दोनों को निकाल लीजिए सर। दोनों में से जो हायर होगा वो बन जाएगी आपकी एनुअल वैल्यू। इसको अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, सपोज कि भाई एक्सपेक्टेड जो रेंट है वो है आपका 15,000 और जो एक्चुअल आपको मिल रहा है रेंट वो है सर 20,000। तो विच एवर इज हायर, तो एनुअल वैल्यू कितनी होगी सर, सर एनुअल वैल्यू हो जाएगी ₹20,000। ये है इसका कहना। अच्छा सर, अगर एक्चुअल रेंट ना हो तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगा एनुअल वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है। अब सर एक्चुअल रेंट कहां पर नहीं होगा, जब आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, कोई किराएदार है नहीं तो उससे कोई रेंट आ नहीं रहा होगा, तो फिर एक्चुअल रेंट नहीं, फिर वहां पर एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा आपका एनुअल वैल्यू। बस फिर उसमें से म्युनिसिपल टैक्स हटाइए, 30% ऑफ एनएवी हटाइए, इंटरेस्ट हटाइए, आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, आप तो कह रहे हो सर कि जो एनुअल वैल्यू है वो होगा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। भाई मैं उस प्रॉपर्टी में खुद रह रहा हूं, मैंने किसी को किराए पे नहीं दिया है, तो अब उस केस में क्या होगा, वहां तो जो एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट वहां क्यों कैलकुलेट करेंगे, भाई वहां तो मैं खुद रह रहा हूं, मेरा घर है, मैं खुद रह रहा हूं। तो सर जब आप किसी प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हमेशा क्या होगी सर, निल। इट मींस जब आप किसी प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं उसको बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, और जब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगी तो उसकी एनुअल वैल्यू हो जाएगी निल। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ एनुअल वैल्यू हो जाएगी निल। अब उसमें से अगर कोई टैक्स है तो वो आप लेस करिए, तो इसका मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या तो आएगी जीरो या आएगी माइनस में। ऑब्वियस सी बात है ना, सिंपल मैथ है भाई। सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनुअल वैल्यू होगी निल, ठीक है। अब निल में से आप कुछ भी लेस करेंगे तो माइनस में आएगी। इट मींस जब आप किसी प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं, इसका मतलब या तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीरो होगी या माइनस में होगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब घर में आप खुद रहते हो और जब उसको आप आईटीआर फाइल करते हो, कभी आपने अपने घर में अपने फादर का, अपनी मदर का जब आईटीआर आप देखोगे तो उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या तो जीरो होता है या माइनस में होगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमेशा एनुअल वैल्यू निल माना जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, किसी के पास दो प्रॉपर्टी है,
3 है, 4 है, 5 है। अब वो क्या कहेगा, वो तो ये कहेगा, भले उसने किराए पे दे रखा है, लेकिन वो क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि सबको वो क्या डिक्लेयर करे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। वो कहेगा कि मेरे पास 5 प्रॉपर्टी है, रेंट भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, कैश में आ रहा है आराम से, बट वो क्या कह रहा है, भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्यों? ताकि टैक्स की चोरी कर सके। टैक्स की चोरी के लिए, टैक्स की चोरी के लिए वो क्या कहेगा, भाई भले ही मेरे पास 5 प्रॉपर्टी है, सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सरकार ने कहा भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा सर? अप टू 2 प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। समझ गए? आपके पास 5 प्रॉपर्टी है, उन 5 में से आप कोई 2 प्रॉपर्टी को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हो, बाकी आपकी डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाएंगी। मतलब ये माना जाएगा कि आपने किराए पे दिया है, भले ही आपने ना दिया हो तब भी माना जाएगा। वरना ऐसे क्या होगा, ऐसे तो हर आदमी टैक्स की प्लानिंग करेगा और हर आदमी टैक्स की चोरी करेगा। तो टैक्स की चोरी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि भाई ओनली 2 प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक हो गया जी। अब आइए इसको फटाफट मैं आपको एक सिंपल चार्ट से समझा दूं। हाउस प्रॉपर्टी में देखिए होता क्या है, अगर आपने कोई भी आपका प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, रेंट पे दे दिया, तो उससे जो इनकम हो रही है वो आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। रेंट पे आपने नहीं दिया, आप खुद रह रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी आप खुद रहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, उसकी एनएवी, एनुअल वैल्यू निल हो जाती है, अभी हमने डिस्कस करा। लेकिन ये भी अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, कोई आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, वो स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब आप कौन हो, आप बिल्डर हो, आप घर बनाते हो बेचते हो, घर बनाते हो बेचते हो, तो ये इसकी जो इनकम होगी ना, ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी सर, ये पीजीबीपी में जाएगी। और आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो आप खुद के बिजनेस और खुद के प्रोफेशन के लिए यूज करते हो, उसकी इनकम भी पीजीबीपी में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। ठीक हो गया जी, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ जी सर, समझ में आ रही हैं। अच्छा सर, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, जो इंटरेस्ट हम लेस करते हैं ना, उसकी भी कुछ लिमिट है। इंटरेस्ट की लिमिट कितनी है? इंटरेस्ट ऑन होम लोन अप टू 2 लाख फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब आप कह रहे हो कि उस प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हो और लोन भी चल रहा है, तो अब उस लोन पर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कितना ही इंटरेस्ट आप पे करते चले जाओ, नहीं, आपको सिर्फ 2 लाख तक ही उसका डिडक्शन मिलेगा। यही रीजन है जब हम ITR 1 या ITR 2 फाइल करते हैं, तो वहां पर हम जब इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते हैं तो कितना लेते हैं? अप टू 2 लाख। अच्छा, लेकिन सर अगर प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट है, मतलब हमने किराए पे दे रखी है, फिर सर कोई भी लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट। तब अगर 5 लाख का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 5 लाख का डिडक्शन ले लो। लेकिन अगर आप खुद रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सिर्फ अप टू 2 लाख। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, अब आइए मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारी चीजें। 3 एग्जाम्पल लेंगे, 3 केस हम लोग लेंगे, तीनों से आपको समझ में आएगा। कोई मिस्टर राव हैं, उनके पास 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी हैदराबाद में है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी बेंगलुरु में है। अभी हमने क्या रूल पढ़ा है कि हम 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हैं, तो इन्होंने क्लेम कर लिया। लोन का इंटरेस्ट कितना आया था? 2.5 लाख। अब इसकी अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मुझे इनकम निकाल के बताइए, तो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसकी एनुअल वैल्यू निल होती है, तो यहां पर तो निल हो जाएगा। टैक्स की जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर है नहीं, लेकिन इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है। तो इंटरेस्ट कितना आया था? 2.5 लाख। बट अभी मैंने आपको क्या बताया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर हम कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट मतलब क्लेम कर सकते हैं? अप टू 2 लाख। तो इट मींस यहां पर कितना डिडक्शन मिलेगा? 2 लाख तक। तो टैक्सेबल इनकम कितनी? 0 हो जाएगी, बल्कि यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर लॉस आएगा 2 लाख का। अब इस लॉस को हम लोग सैलरी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। ITR 1 में हम लोग इसको सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इनके पास 2 प्रॉपर्टी थी, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तो NAV 0 हो गई। इंटरेस्ट 2.5 लाख पे कर रहे हैं, बट मिलता कितना है डिडक्शन? 2 लाख तक। वो 2 लाख जब हम लेस करेंगे एनुअल वैल्यू में से, तो लॉस आ जाएगा 2 लाख का, ठीक है ना। यहां देखो ना, एनुअल वैल्यू निल, NAV निल, 30% निल, इंटरेस्ट 2 लाख, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया?
माइनस का 2 लाख। ठीक हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं सर। अगला एग्जांपल ये है कि दो प्रॉपर्टी हैं, एक खुद रह रहे हैं, एक किराए पे दे रखा है। अच्छा सर, तो कोई आशा जी हैं, उनके पास एक प्रॉपर्टी है पुणे में और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको तो छोड़ ही दीजिए, उसका तो वो एग्जेम्प्ट है, एनएवी 0। जो लेट आउट है उसका रेंट कितना आ रहा है सर? 50,000 पर मंथ। साल का कितना हो गया? 6 लाख। म्यूनिसिपल टैक्स पे करा है 30,000 और इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 3.5 लाख। अभी मैंने आपको बताया जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसमें इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना क्लेम कर सकते हैं। तो बस अब निकालिए, एनुअल वैल्यू सर कितनी आ गई? 6 लाख। टैक्स कितना पे करा है? 30,000। तो एनएवी कितनी आ गई सर? 5,70,000। उसका 30% लेस कर दिया और जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 3.5 लाख वो भी लेस कर दिया। तो 570 में जब हमने 521 लेस कर दिया तो कितना बचा सर? 49,000। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया? 49,000। अगला केस देख लेते हैं सर। हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है। हमारे पास सर 3 प्रॉपर्टी है। एक हाउस जो है, मतलब 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक खाली पड़ा हुआ है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि हम सिर्फ 2 प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक अगर खाली भी पड़ी है उसको हम क्या मानेंगे? डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड मतलब ऐसा माना जाएगा कि आपने उसको किराए पे उठाया है। तो अब देखिए, अब क्योंकि खाली पड़ी हुई है ना, तो एक्चुअल रेंट तो कुछ है नहीं, तो हमने एक्सपेक्टेड रेंट निकाला, वो आया 20,000 पर मंथ। म्यूनिसिपल टैक्स था सर 12,000 और लोन कितना है? 1.8। तो अब साल का रेंट कितना हो गया? 2.4 लाख, 2,40,000। उसमें से हमने म्यूनिसिपल टैक्स पे मतलब लेस कर दिया। एनएवी सर हमारी आ गई 2,28,000, उसका 30% लेस कर दिया और इंटरेस्ट कितना है? 1.8 लाख। तो जब हमने 2.28 लाख में से 2,48,400 ये लेस किया तो हमारा लॉस आया 20,400 का। 20,400 का हमारा लॉस आ गया। अब इस लॉस को भी आप एडजस्ट कर सकते हो सैलरी हेड में, अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास 3 प्रॉपर्टी हैं तो आप 3 में से किसी 2 को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हो। और जो आपका डीम्ड टू बी लेट आउट होता है ना, उसमें एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं, तो वहां पर एक्सपेक्टेड रेंट को ही बनाया जाएगा एनुअल वैल्यू। जैसे कि अभी मैंने यहां पर बताया कि या तो एक्सपेक्टेड मार्केट रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अब क्योंकि एक्चुअल तो वो रेंट पे है नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट जितना होगा वो बन जाएगी हमारी एनुअल वैल्यू। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स लेस करा, एनएवी आ गई, 30% एनएवी लेस करा, इंटरेस्ट लेस करा, जितना भी आएगा वो हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये पॉजिटिव फिगर है तो ये टैक्सेबल हो जाएगी, अगर ये नेगेटिव फिगर है तो अदर हेड से सेट ऑफ होगी या फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसकी कैलकुलेशन में या इसकी समझने में कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये पोर्शन हमें समझ में नहीं आया, हम वहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आपको और ज़्यादा इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी हमें बताइए, तो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे ना वो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बनाएंगे। उसमें हम कुछ भी थ्योरी कवर नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बनाएंगे। और अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, फिर हम अगले इनकम फ्रॉम जो भी हमारा हेड है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, मे बी कैपिटल गेन या फिर पीजीबीपी। तो कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। बहुत इजी हेड है हाउस प्रॉपर्टी, बहुत आराम से समझ में आ जाता है। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।